हाँ बराबर, स्लाइड आगे पीछे मूव कीजिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स और पेज नंबर है 120। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली कहते किसको हैं। तो बायो एनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि सनलाइट हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है, वो जो एनर्जी केमिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बॉन्ड्स की शक्ल में प्लांट्स अपने स्टोर करते हैं और इसके बाद कंज्यूमर्स जो कि इंसान जिसमें आता है, बाकी जितने भी जानवर हैं जो इसको खाते हैं, इन्हीं प्लांट्स को पौधों की शक्ल मतलब पौधे खाते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो डिकम्पोजर्स हैं जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसमें एनर्जी यूज़ हो रही होती है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायो एनर्जेटिक्स क्या है। तो एनर्जी ड्राइव्स ऑल लाइफ प्रोसेसेस इन अ सेल। एक सेल के अंदर भी जितने भी उसके प्रोसेसेस हैं वो सारे इसकी वजह से ही हो रहे होते हैं। जैसे कि कैटाबॉलिज्म है जो कि किसी भी प्रोडक्ट जैसे ग्लूकोज है, स्टार्च है या अमीनो एसिड है उसको ब्रेक डाउन करता है। और एनाबॉलिज्म किसी भी चीज़ को छोटे छोटे अमीनो एसिड्स हैं या उससे कोई और एक प्रोटीन बनती है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। ठीक है, तो एक फॉर्म है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जिसमें जो किसी भी काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड इन डूइंग वर्क एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज अ पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर लाइफ। द पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स जिसे एटीपी मॉलिक्यूल्स कहा जाता है एंड इज रिलीज्ड एज काइनेटिक एनर्जी व्हेन दीज बॉन्ड्स ब्रेक्स। जैसे ही हम उस एनर्जी को यूज़ कर रहे थे अपने काम में, तो वो जो बॉन्ड है वो जब ब्रेकअप होता है तो वो एनर्जी हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है कि हम उसे कोई काम कर सकें। और अगेन जब हमारी एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है तो हमें फीलिंग आती है कि हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। तो हम दोबारा जब किसी भी फूड को खाते हैं तो वो जो फूड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जो एनर्जी स्टोर होती है तो वो हमारे लिए दोबारा से अवेलेबल हो जाती है कि हम उसको जो है ना अपने किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगला हमारे पास जो टॉपिक इसका आ रहा है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज़ बेसिकली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी उसमें क्या होता है कि जो भी पहला रिएक्टेंट्स में की तरफ से अगर हम देखेंगे तो उसमें से एक रिएक्टेंट अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे को दे देगा। तो वो क्या होता है कि जो पहला वाला रिएक्टेंट का होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो दूसरा स्पीशी है या दूसरा एटम है तो वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। जो ले लेगा उससे वो हम कहते हैं कि वो अब रिड्यूस हो गया है। तो इसका मतलब है कि रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे इसकी थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन भी है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या है। एनर्जी फ्लो थ्रू द लिविंग सिस्टम ऑर्गेनिजम्स एज अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल एंड गिवन टू अनदर मॉलिक्यूल। यानी एक मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल को दे देता है जिसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो अनदर मॉलिक्यूल रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है कि वो उसे इलेक्ट्रॉन पिक कर लेता है। बेसिक इलेक्ट्रॉन का जाना जो है दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ, इससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है और इस अमल को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर्स ऑलवेज टुगेदर, ये हमेशा साइड बाय साइड होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जिसको दूसरा नाम इसका रिडॉक्स रिएक्शंस भी है, प्ले अ की रोल इन द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू बायोलॉजिकल सिस्टम। आगे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हैं। द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस रन सिमल्टेनियसली, यानी साइड बाय साइड एक साथ हो रहे होते हैं एंड दे आर ऑफन कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस अ हाइड्रोजन एटम इट एक्चुअली लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। यानी इसका हाइड्रोजन एटम अगर किसी भी एक मॉलिक्यूल से लॉस होता है, निकलता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी उसके अंदर से निकल रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन एटम में आपको पता है कि अगर एक हाइड्रोजन एटम जाएगा तो हर हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन ज़रूर होता है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी उसने लूज़ कर दिया। एंड सिमिलरली व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन्स हाइड्रोजन एटम इट एक्चुअली गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन है इसको साइड बाय साइड देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है और एक हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ये जब दोनों मिलते हैं
तो ये किस अमल में मिलते हैं? फोटोसिंथेसिस में मिलते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो कार्बन के हम पहले कार्बन का जो मॉलिक्यूल है उसके पास हाइड्रोजन का कोई एटम नहीं है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो उसके नतीजे में ग्लूकोज फॉर्म हो रही, प्रोडक्ट एक बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि उसी कार्बन ने हाइड्रोजन को अपने साथ ले लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो कार्बन है वो रिड्यूस हो गया है। और अब इस जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उससे क्या होगा कि दोबारा से जब ये एनर्जी से निकाल मुकम्मल तौर पर ये यूज़ अप हो जाएगा तो इसकी एनर्जी ले ली जाएगी और फिर से जो है ना ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बनते रहते हैं और मुसलसल एक साइकिल है एनर्जी के फ्लो का। अब हमारे पास नेक्स्ट है जो हमारे पास है पेज नंबर 122 पे। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक था ATP क्या है। तो ATP सबसे पहले पावरिंग द सेल, यानी ये क्या है, पावर हाउस ऑफ, यानी सेल को पावर देता है और एनर्जी करेंसी भी इसको कहते हैं। ATP किस चीज़ का जो स्टैंड करता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज़ द एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल यूज्ड इन द सेल्स बिकॉज इट कैन रिलीज एनर्जी वेरी क्विकली। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो ATP इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। एक इसका है एडिनिन जो कि एक बेस है, राइबोस 5 कार्बन शुगर कॉल्ड राइबोस, ठीक है, एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। स्टूडेंट्स ये जो फॉस्फेट ग्रुप में आपको जो ये ग्रुप है इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना ये इतनी ताकतवर होती है कि जब एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है तो उसकी वजह से 7300 किलो कैलोरीज हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। स्टूडेंट्स इसको हम आगे भी देखते हैं। एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ATP व्हेन द एंड फॉस्फेट इज रिमूव्ड। जब इसके एक किनारे वाला जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाएगा तो वंस ATP हैज़ रिलीज एनर्जी इट बिकम्स ADP और इसका कहते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट विच इज़ अ लो एनर्जी मॉलिक्यूल। यानी जैसे से एनर्जी से फॉस्फेट के ग्रुप निकलता रहता है इसकी एनर्जी भी कम होती चली जाती है। ADP इज फर्दर ब्रोकन डाउन टू AMP जिसका इट स्टैंड फॉर एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। द कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू फॉस्फेट्स इज इंडिकेटेड बाय द tilde and as a high energy bond. When this bond breaks, inorganic phosphate gets separated from the ATP with the release of energy of about 7.3 kilocalories. It means 7,300 calorie per mole of 1 ATP. स्टूडेंट्स आपके लिए एक इक्वेशन भी है ATP प्लस H2O। तो ये किस में जब इस हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ATP मॉलिक्यूल। ADP में होगा फॉस्फेट, इसका जो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो से निकल जाएगा और इसके नतीजे में क्या होगी, एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब हमारे पास ATP कंप्लीट मॉलिक्यूल की शक्ल में है, मुकम्मल इसका एक जो न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास अवेलेबल है, तो ATP हमारे पास जब वाटर इसमें एडअप हुआ तो एनर्जी इज रिलीज इन ATP, जब हाइड्रोलाइज हुआ तो ADP में ट्रांसफ़र हो गया। इसका एक जो से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो निकल गया। फिर जब ADP को मज़ीद इसे ब्रेक डाउन किया गया तो क्या हुआ, एक और जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला तो अब क्या हुआ, उसकी एनर्जी लेवल साथ साथ कम होती चली जाएगी। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन AMP इज ब्रोकन डाउन टू एडिनिन बट द मॉलिक्यूल इज डिस्ट्रॉयड। और आखिर में ये मॉलिक्यूल जब इसको फर्दर जितना यूज़ कर देंगे वो जो मॉलिक्यूल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगला हमारे पास टॉपिक है कि कन्वर्जन ऑफ ADP टू ATP, कि जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है उसको हम फिर से कैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे ये नेचुरल प्रोसेस कैसे होता है। लाइक मोस्ट केमिकल रिएक्शंस द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP टू ADP इज रिवर्सिबल। द रिवर्स रिएक्शन कंबाइंस ADP विद inorganic phosphate to regenerate ATP from ADP. Since ATP hydrolysis release energy, ATP synthesis must require an input of free energy. ATP is combined with the phosphate to form ATP in the following reaction. ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ये फ्री एनर्जी हमें इनपुट अब देना पड़ेगा उसको। जब पहले हम ATP को ब्रेकआउट करते हैं तो फ्री एनर्जी रिलीज़ होती है और अब भी जो फ्री एनर्जी है वो हमें इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा या वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि अब उतनी ही लेवल की एनर्जी उनको मिले ताकि दोबारा से ATP बन सके। दिस रिक्वायर्ड इनपुट एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ, यानी जो भी आप खुराक खाते हैं जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फिर से उसको वो एनर्जी मिल जाएगी। थैंक्स स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हाँ कल हम इससे आगे एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, उसको लेके चलेंगे। थैंक यू।
हेलो 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 हेलो। अरे स्टार स्क्रीन में लो ट्यूशन। ये रेडिस रिडक्शन जो है ना, ये इससे रिडक्शन। आशु, हेलो 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 हेलो। हारिस, हारिस, हारिस।